दोस्त प्यारे विद्यार्थी आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे और आपको उचित है कि आपके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जानकारी देकर आपको जीडी कांस्टेबल तैयारी बेहतर करवा सकें। और आपको पता होगा कि मैं जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहा हूं। अगर आप पहली बार देख रहे तो आपको बता दें, हमारे प्लेलिस्ट में आपके लिए जानकारी उपलब्ध है। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। 4 तारीख एग्जाम शुरू हो गए। 4 तारीख से हमने 19 तक की वीडियो तक बना चुके हैं और आज हम लेने वाले 20 फरवरी के। हम क्या करते हैं, सभी शिफ्टों के एक साथ कंबाइन पढ़ा देते हैं। तो आज देखेंगे आप लोग 20 फरवरी की सभी शिफ्टों के प्रश्नों का कमाल। और ऐसे प्रश्न आप ध्यान रखें, अगली शिफ्टों मिल जाएगा। तो जिनका एग्जाम था 20 फरवरी को तो आप भी देखिएगा, और जिनका आगामी दिनों में एग्जाम है वो भी देखें। और प्रश्नों का रिपीट रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात ना भूलें, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप 4 तारीख लगा के आप अभी 19 तारीख तक देख लेते हो, 20 तक माना जाए, तो आपको बता दें हम, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर, लगभग लगभग आपके 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीट हो जाएंगे। और ध्यान रखें, अगर आप पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं तो अब और आपको जानकारी बता दें, हम 220 प्लस वीडियो बना चुके हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और हिंदी का, जो 2024 के भर्ती में आए हुए प्रश्नों का समार मिलेगा आपको। इसका प्लेलिस्ट अलग मिलने वाला है। जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट डला, वहाँ पर आपको चारों पोर्शन मिल जाएगा। और देखना चाहते देखिएगा, दोनों एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए विद्यार्थी। और आपको बता दें साथ में, आरआरबी का हमने आरपीएफ सॉरी एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी की तैयारी चालू कर चुके हैं। आप जुड़ना चाहते हो तो हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले, ये बात ना भूलें, रेलवे में। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, तो जुड़ना चाहते जुड़िएगा। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग के सब मिल जाएगा। चलिए, तो आपको दिखाने वाले 20 तारीख का। अगर आप इसके पहले 19 फरवरी नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। चलिए दिखाते हैं, लास्ट तक बनी रहिए और शेयर करना ना भूलें। जिन विद्यार्थी एग्जाम है उनको अवगत कराएं कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। जो टॉपिक आप कवर नहीं कर पाए तो कवर कर सकते हो, और बेहतर नंबर पाकर आप एक पोस्ट पाकर जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन लेकर माता पिता नाम रोशन कर सकते हो। चलिए, तो लास्ट तक बने विद्यार्थियों, भागना नहीं है, इसमें आप घाटा हो जाएगा। 20 फरवरी 2025 का है। बैडमिंटन की कॉर्क का वजन क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो हम पहले बता चुके हैं, खेल शब्द खिलाड़ी शब्दावली किस राज्य के हैं, कौन से कप ट्रॉफियाँ शब्दावली पूछेगा। तो जो बैडमिंटन होता है इसमें एक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें हमें बोल रहा है जो कॉर्क होता है उसके वजन की बात कर दिया, तो 4.75 से 5.50 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एसएसबी के महानिदेशक कौन है, कह रहा था आप दलजीत सिंह चौधरी। इस प्रकार से कौन क्या है, ये प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है। इस बात को ध्यान रखते हैं, आपको टॉपिक उठा पढ़ लीजिएगा। अगला है, श्रीनिवासन किस, यू ना कर दो, श्रीनिवासन किस वाद्य यंत्र से संबंधित विद्यार्थी रहेगा, मंडोलिन एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाते हैं। सीबी चंद्रशेखर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, याद रखें भरतनाट्यम से तो संबंधित नृत्यांगना नृत्य। और किस राज्य से संबंधित, ये प्रश्न हमें 2024 में पूछा था, 25 में पूछ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग टॉपिक उठा पढ़ लीजिएगा। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, इन्हें हम कल्याणकारी तत्व भी कहते हैं। तो भाग 4 रहेगा। अनुच्छेद रहने वाला 36-51, तो कुछ भी बन सकता है। अनुच्छेद बोलेगा तो 36-51 रहेगा, और भाग कहे तो भाग 4 रहता है, याद रखिएगा। और जो आप देख नीति निर्देशक की बात करें, अगर बोला जाए कहाँ से लाया गया, बोले आयरलैंड से। आयरलैंड से, इस आयरलैंड देश से इस नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया है भारत संविधान में। चलिए, वर्तमान में भारत के इस्पात और भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो आप बता दें एच.डी. कुमारस्वामी। और ये प्रश्न पहले ही पूछ चुका है, और यकीन नहीं तो अपने साथियों से पता कर सकती हैं। और इस बात के साथ आप लोग पढ़िएगा और सही सटीक जानकारी मिलेगा, टेंशन ना ले आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न एक बार, 2011 की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य केरल रहेगा, और रहेगा 94%। पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षरता पुरुषों में यही है, महिलाओं में यही है, पूरे भारत में यही है। तो 94% इसका साक्षरता है केरल, याद रखिएगा, सबसे अधिक वाला। और सबसे कम की बात कर दे तो आप क्या बोलेंगे, बिहार, जो लगभग 61.04%, समझे। तो इस प्रकार से 2024 में पूछा विद्यार्थियों, 25 में पिछले शिफ्ट पूछ चुका, इसलिए जितने भी वीडियो बना चुके हैं एक बार विजिट कर विश्वास के साथ करें। और अगर यकीन नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो विद्यार्थी देखेगा वही आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न एक बार आप लोग, आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार 1913 में
किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे हेनरी मोसले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अनेक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी आप जानते होंगे, जिसमें आपको 7 आवर्त मिलेंगे, जिसका प्रश्न पिछले साल पूछा है, और 18 आपको वर्ग मिलेंगे। ठीक है, वर्ग जिन्हें हम समूह भी कहते हैं, नहीं कहते? चलिए, और एक होता है डोबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, है कि नहीं? चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? संत पुरंदरदास। बहुत शानदार प्रश्न है। और कर्नाटक संगीत का जन्म तमिलनाडु राज्य माना जाता है, रखिएगा। अब कर्नाटक है, इसका मतलब कर्नाटक नहीं, कर्नाटक संगीत को हम दक्षिण संगीत भी कहते हैं, और इसका जन्म तमिलनाडु राज्य माना जाता है। याद रखिए विद्यार्थियों, पिछले अनेक भर्ती पूछा जा चुका है। और जो जी की जैसा आप देख रहे हैं एनालिसिस, जरूरी जीडी का जीडी में काम देगा, अन्य भर्ती में काम देगा, ध्यान रखें। तो संत पुरंदरदास इस कर्नाटक संगीत के जन्मदाता कहलाते हैं। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो याद रखें 6 महीने, और 365 अनुच्छेद के तहत लगता है, और वर्तमान में हमारे मणिपुर राज्य में लग चुका है। और इसकी राजधानी आप पता इम्फाल है मणिपुर की, और यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्र प्रशासन लगा। अनुच्छेद की बात करें तो 356 होता है, रखिएगा, इस बात को ना भूलें। चलिए, और एक होता है राष्ट्र प्रशासन, हो गया ना। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की सबसे पुरानी साक्षी कहाँ पर आप, मतलब साक्ष्य कहाँ मिल रहा है, प्रूफ कहाँ है? तो बोलेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको पुरा पाषाण और नव पुरा पाषाण की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति में किसकी वृद्धि हुई थी? तो ठीक ठाक तो प्रश्न नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रश्न होता है। बाकी आप लोग अगर एग्जाम देख कर आए हो और देख रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं सर प्रश्न थोड़ा सा ऐसा था, ऐसा है कि, जिससे हम बच्चों को सही तरीके से और बता सकें। चलिए, फिर भी हम प्रयास करते हैं जानकारी सही सटीक लाकर आप देने का। चलिए, हरित क्रांति जो बात है, इसकी वृद्धि हरित क्रांति में कृषि उत्पादकता को ध्यान दिया गया था, खाद्यान्न फसल को बढ़ाया गया था, गेहूं या चावल? इनमें से कोई ऑप्शन होता वही आपका आंसर होता। पिछले साल भी पूछा है, जिस बार ही पूछा, पूछते रहेगा। 2010 राष्ट्रमंडल खेल स्टेडियम हुआ था, ये पूछ रहा है, तो ये रहेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जब नदी मैदानी इलाकों से टेढ़ी मेढ़े रास्ते से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? नदी ऐसे ऐसे चलेगी, माना जाए, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं विसर्पी। अगर आप भूगोल वाले विद्यार्थी को पता होगा, विसर्पी या मेंढर के नाम से जाना जाता है नदियों को, जब नदियाँ ऐसी चलती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना का नाम क्या था? गोवर्धन योजना। तो अपशिष्ट पदार्थ था, उसके निपटान के लिए बजट में क्या रखा गया था? योजना का नाम गोवर्धन योजना, समझे? अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है जो कई भर्ती पूछा जा चुका है, कोणार्क उत्सव भारत के किस राज्य मनाया जाता है? रखेंगे, तो कोणार्क जहां होगा वहीं मनाएंगे भाई। तो कोणार्क उड़ीसा में है, और राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, और याद रखें उड़ीसा में सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ पुरी में, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में एक सूर्य मंदिर है। चलिए, अगला प्रश्न, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? याद रखेंगे डी.वी. सावरकर। इस प्रकार से हम संगठन व समाज की स्थापना बार पूछता रहता है। 1904 में ही डी.वी. सावरकर ने 1904 में स्थापना किया था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सरोजा वेदनाथन का संबंध किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रतिशास्त्रीय नृत्य माना जाता है, और 8 शास्त्रीय नृत्य में से सबसे प्राचीन और पहला है, समझे? अगला एक बार आप लोग बैंकों का आप देख पा रहे होंगे, सॉरी विद्यार्थियों, बैंकों का IFSC कोड कितने अंक होता है? 11। अगर आपके पास बैंक खाता तो आप देख लीजिएगा, और गलत है तो बोल दीजिएगा। चलिए, अगला, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितने वर्ष का? ये प्रश्न आया था, तो याद रखेंगे 5 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष। मतलब कहने मतलब ये है, अगर 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, अगर व्यक्ति क्या होता है 64 साल में उसका इस पद पर चयन हुआ, तो सिर्फ 1 साल ही रहेगा, क्योंकि उसके 1 साल बाद 65 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 साल कार्य करेगा। अगर उसका एज 60 साल है माना जाए, तो वो 5 साल ही काम करेगा, है कि नहीं? ऐसा कहने मतलब ये है, या तो 65 साल पूरा होनी चाहिए या 5 साल, इनमें से एक भी अगर पहले हो जाता है तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। और वर्तमान में ज्ञानेश्वर, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ चुका है, ज्ञानेश्वर कुम्हार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, जी नंबर 26 है, प्रश्न पूछा जा चुका, 2 बार पूछ लिया, ध्यान रखें। और 25 नंबर पूछ सकता तो बोलेंगे राजीव कुमार। कौन रहेगा? राजीव कुमार। और पहला नंबर कौन रहेगा? सुकुमार सेन। कौन विद्यार्थियों? सुकुमार सेन। लिख लीजिएगा बगल पेन कॉपी रख के। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
2011 की गणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना 918 रहेगा, और इसके पहले 927 था, सॉरी 27 था, चलिए। तो 2001 में कितना था, 927 था, जो घटकर 918 होगा 2011 में। तो इस प्रकार से बाल लिंग अनुपात घट गया, मतलब ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होने लगी। अगर पूरे भारत की बात, 1000 बच्चों में 918 महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उसी प्रकार 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में पूरे भारतवाद रखिएगा। ये प्रश्न में कई बार बन चुका, बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कितनों बार पूछ चुका, केरल का, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और कच्चीपुड़ी आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश का है कि नहीं, चलिए। और कथकली जानते हैं, कथकली जो किस राज्य का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम हो या कथकली हो, केरल ही राज्य के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया था, दादा मिथुन चक्रवर्ती। तो 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अब ये क्या होता है विद्यार्थियों जी, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है किस जगत में, फिल्म। तो फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो गोविंद राज घुंडी फाल्के, जो भारत में सबसे पहले फिल्म क्षेत्र में काम योगदान दिया, जिनके नाम पर पुरस्कार पड़ा है। और विश्व की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है फिल्म जगत में, समझे। चलिए अगला, वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधान सचिव कौन थे। तो 2024 तक की बात हो रही है, प्रधान सचिव कौन थे, तो याद रखेंगे डॉक्टर पी.के. मिश्रा। और इस प्रकार अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप देख पा रहे होंगे। इसके पहले हम कुछ और पूछा था अभी, और कुछ पूछ लिया है, तो आप देख पाएंगे अनुच्छेद 36-51, समझे। और भाग बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे भाई, मौलिक अधिकार समझ आते हैं, मौलिक कर्तव्य, शायद मौलिक कर्तव्य होगा भाई, है कि नहीं। चलिए, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनुच्छेद 36-51। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे यहाँ पर, किस पंचवर्ष योजना को गॉडगिल योजना के नाम जाना जाता, याद रखें विद्यार्थी, बहुत शानदार प्रश्न है। और याद रखिएगा 1900, देखिए किस पंचवर्ष योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता, वो रहेगा चौथी पंचवर्ष योजना। और इसका कार्यकाल अगर आप बोलेंगे तो 1969 से आपको जाएगा 74 तक, याद रखिए इस बात को याद रखें। इसका 69 से आपको जाएगा, फिर रिपीट कर देते हैं, 1969 से जाएगा 1974 तक। इसके बाद आता है जो चौथी नंबर की, पाँचवीं जाएगा 1974 से 1978। जे चला 5 साल, जे चला 4 साल, ठीक है। और याद रखिएगा पहली योजना चलता 1951 से 56 के बीच में, 56 से नेट 61 चलेगा, और 61 से नेट चलेगा 66, समझे। ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, और चौथी अभी हमने बताए हैं 1969 से 1900 कितना 74, है कि नहीं, चौथी हो गई। इस प्रकार से आपको पूरा पता रखना पड़ेगा। कौन योजना किस पर आधारित थी, पहली योजना की बात करें तो आपको तो पहली योजना किस पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरी पीसी महालनोबिस, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत किस वर्ष हुई, याद रखें 2020 में। अगला प्रश्न देखिएगा, योजना भी याद रखिएगा, किस पंचवर्ष योजना में भारत को आत्मनिर्भर और उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, तीसरी पंच योजना में। अगर कार्यकाल बोलेगा तो आप बता पाओगे, 1961 से 1966 जाएगा, समझे। अगला प्रश्न देख पा रहे आप, राष्ट्रीय खो खो महिला चैंपियनशिप 2023 होनी चाहिए था, कौन जीता, याद रखिए केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परिस्थिति की आवाज़ किसे कहते हैं, किसी विशेष प्रजाति के रहने का स्थान, क्षेत्र और संसाधन को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, आवास कहते हैं, ठीक है। ये साइंस का प्रश्न था आपका पर्यावरण का। सिंधु नदी किस माध्यम से भारत प्रवेश करती है, किस क्षेत्र से प्रवेश करती है, या इसका पहला पड़ाव भारत में कहाँ होता है, आप पता होना चाहिए। लेह लद्दाख के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है, 2018 में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था 2018 की बसंत की बात करते, याद रखेंगे एशियाई खेल भाला फेंक में। और 2021 में उन्हें स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा किस फेंक में, भाला फेंक में। खेल का नाम रहेगा, और खेल का नाम रहेगा ओलंपिक। और कौन सी वाला, टोक्यो। तो टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। उसी पर 2018 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीते थे भाला फेंक। अगला प्रश्न देखिएगा, स्मॉल डॉग मिलेनियर के लिए अवार्ड ऑस्कर किससे मिला था, ए आर रहमान को। ए आर रहमान आपके प्रसिद्ध गायक, याद रखिए भारतीय। अगला प्रश्न में कहता है, भारतीय प्रेस अधिनियम किस वर्ष आया था, तो इतिहास का प्रश्न है, 1910 में। जी बहुत शानदार प्रश्न है, कई भर्ती परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों का सामना किस
पंचवर्षीय योजना में करना पड़ा, याद रखेंगे 4 नंबर की, और इसकी अवधि रहेगी आप विद्यार्थी 1969-74 याद रखिए, ठीक है। जब आपको पता हो 1971 में भारत से तो अलग होकर पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे, तो 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ है। उस समय इतना भगदड़ मचे कि यहाँ के लोग वहाँ के लोग भारत आने लगे, उन्हें क्या शरणार्थी कहा गया है। इस कारण से चौथी पंच योजना पर आफत आ गई, समझे, याद रखिएगा। जो बहुत शानदार प्रश्न कारण याद रखिएगा। ओलंपिक में बैडमिंटन में कितने खेल खेले जाते हैं? 5। तो जो बैडमिंटन गेम होता है ओलंपिक में, तो 5 चरण में गेम होता, याद रखिएगा, तब लास्ट में फाइनल विजेता माना जाता है। अगला, वर्तमान भारत के मुख्य सचिव कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार, जो 26 नंबर के हैं, और 25 नंबर के राजीव कुमार है, पहले नंबर के शिव कुमार सेन है। मैं जस्ट अभी पहले बताया था और बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आ रहा है, आप बात मानिएगा, पढ़िएगा। चलिए, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो पछताएगा, याद रखिएगा। तो हम आपको सही जानकारी देकर बेहतर तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, देखिएगा, अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे? 11 है, आपको पता होनी चाहिए। और पहले 10 हुआ करते, अब 11 हो गए। भारत में पंचवर्ष योजना की शुरुआत का आधार क्या था? बहुत इतना प्रश्न, जनगणना का प्रश्न आ रहा है, पंचवर्ष योजना का प्रश्न आ रहा है, क्रांति का प्रश्न आ रहा है, नृत्यांगना प्रश्न आ रहा है, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला आ रहा है, वादक वादक प्रश्न आ रहा है, योजनाएं आ रही हैं, जो टॉपिक आ रहा है पढ़ लीजिए, उठा उठा के, समझे। तो भारत में पंचवर्ष योजना शुरू करने का आधार देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधार करना, साथ उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना भी मकसद था। तो सरकार, भारत के पास जितना पैसा है उसका सही उपयोग कर कर कुशल तरीके से उसका लोगों के जीवन सुधारना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार पैदा करना मुख्य लक्ष्य था। अगला, नाटो नाटो गीत के रचनाकार कौन है? जस्ट इसके पहले हमें 2-3 दिन पहले कह सकते हो शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नाटो नाटो फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आप बोले थे राजा एस मौली, सॉरी क्या, एस राजा मौली, ठीक है। तो वो पिक्चर का नाम क्या है? RRR, मतलब 3R। और अभी लिखने में बोल रहा है संगीत का रचनाकार कौन है? MS किरावनी, याद रखिएगा, MS किरावनी इस फिल्म के जो गाना है नाटो नाटो उसके रचनाकार हैं। और निर्देशक कौन है? SS राजामौली, याद रखिएगा। फिल्म का नाम RRR है, पूछ चुका है। अगला बार देखिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऑक्सी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? देखिएगा, तो भरतनाट्यम कह दो भाई, दिमाग लगा के। तो नाट्यांजलि आपको मिलेगा तमिलनाडु में, क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का है। थोड़ा सा हल्का दिमाग लगा लेते हैं। एक वार्षिक नृत्य है, कौन? नाट्यजली। नाट्यजली तमिलनाडु का प्रसिद्ध उत्सव है, एक वार्षिक नृत्य है, हिंदू भगवान शिव के सम्मान में किया जाता, 1981 से शुरू हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बॉक्सिंग रिंग की ऊंचाई कितनी मीटर होती है? आप ध्यान रखें, बॉक्सिंग या वैसे रिंग होता है ना, तो यहाँ जिसका ऊंचाई की बात कर रहा है तो याद रखें जमीन से 100 सेंटीमीटर होता है इसका ऊंचाई। अगर देखिएगा, सरयू साई किस शास्त्र नृत्य से संबंधित, याद रखें, तो हमें लास्ट बताना पड़ेगा जी, आपका रहेगा भरतनाट्यम से। तो इस प्रकार से हमने आज आपके लिए समय रहते हुए लगभग हमने सभी शिफ्टों के, तीनों शिफ्टों के प्रश्न कवर कर बता चुके हैं। तो शिफ्ट नंबर पहला, शिफ्ट नंबर दूसरा और शिफ्ट नंबर तीसरा। तो इस बार 2025 में शिफ्ट 3 ही शिफ्ट चल रहे हैं, इसके पहले 4 शिफ्ट चला करते थे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते होंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी एक मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। और हम आपके लिए बता चुके हैं कि हम आपके अब RRB की तैयारी भी कर रहे हैं, तब एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं। आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी और जीके जी, चिंता ना करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हम न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहे, ध्यान रखें। आप पिछले साल के प्रश्नों के हिसाब से मत कहिएगा, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। न्यू एडिशन के हिसाब से या जो न्यू पैटर्न फॉलो कर रहा है वो उस आधार को लेकर पढ़ाएंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट तारीख के साथ। तो आपका पेपर कैसा गया था जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर पेपर था तो। और आपका पेपर कब है अगले शिफ्ट में, अगले तारीख में कौन शिफ्ट में, जरूर बोलिएगा। चलिए, और वीडियो देखना ना भूलें और अपने साथियों के पास शेयर करें। जिन विद्यार्थी पेपर हो गया है तो भी शेयर करें, वो देख सकें कि हमारा पेपर आया था, हम कैसे बनाए। और जिनका होना बाकी है उनके पास तो सेंड करें। तो आप फायदा ले रहे हैं तो साथ में आपका दोस्त भी फायदा ले सके। चलिए, धन्यवाद आपको विद्यार्थियों, आपने हमें देखा, अच्छा लगा, सहयोग जरूर कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हौसला बढ़ाते रहिएगा, हम अपने तरफ पर मेहनत करके आपको सफलता की मंजिल तक लेके चलेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका।